नमस्कार, मेरा नाम अमित भास्कर है और आप सबका स्वागत है इंडिया सेंट्रल पर। आज जो इंसान मेरे साथ हैं उन्हें लोग आवाज़ से जानते हैं। लोग अक्सर उन चीज़ों को याद रखते हैं जो वो देखते हैं, लेकिन यहाँ ये वो इंसान है जिनकी आवाज़ उनकी पहचान है। इनका नाम है रेहान फजल जी और आइए उनसे बात करते हैं। रेहान जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इंटरनेट पर आपके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी शुरुआती पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ और कैसे हुई। अमित, हमारा जन्म हुआ था इलाहाबाद में। और हमारे फादर चूँकि पब्लिक सेक्टर में काम करते थे तो पूरी कई जगह भारत के कई हिस्सों में जाना हुआ और अलग अलग जगह पर पढ़ाई हुई। अ, बोकारो एक जगह है बिहार में, वहाँ से हमने अपना 10th हाई स्कूल पास किया। फिर कानपुर में इंटरमीडिएट किया और फिर ग्रेजुएशन भी कानपुर का एक मशहूर कॉलेज है क्राइस्ट चर्च कॉलेज, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि बहुत मशहूर विश्वविद्यालय है, वहाँ से अर्थशास्त्र में एमए किया। तो इस तरह से इलाहाबाद से शुरुआत हुई थी और अंत भी इलाहाबाद ही से हुआ, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। जी, पत्रकारिता की ओर आपका रुझान कब हुआ और आपने बीबीसी कैसे ज्वाइन की। अमित, इसको शेयर चांस कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पत्रकारिता की कोई डिग्री ली। आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उस तरह हमें सौभाग्य नहीं मिला पत्रकारिता के लिए ख़ास तौर से पढ़ने का। ये ज़रूर था कि शौक़ था, करंट अफेयर्स में था, आसपास क्या कुछ हो रहा है ये जानने की बहुत उत्सुकता थी। शुरुआत हमारी सिविल सर्विसेज से हुई। भारतीय सिविल सर्विस में, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में हमारा सिलेक्शन हुआ और उसके ज़रिए हम मीडिया में आए। तो पहले दूरदर्शन में, फिर ऑल इंडिया रेडियो में काम करते रहे और कई जगहों पर रहे। आगरा, इलाहाबाद, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में वहाँ पोस्टिंग हुई, लखनऊ। और इस बीच फिर हम बीबीसी के लिए इश्तेहार निकला प्रोड्यूसर के लिए, तो उसमें हमने अप्लाई किया। ऑल ओवर ऑल इंडिया टेस्ट था, उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, वॉइस टेस्ट हुआ और फिर उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया लंदन, बीबीसी लंदन में एज ए प्रोड्यूसर। तो वहाँ करीब 3.5 4 साल बल्कि काम किया और फिर ऐसा लगा कि वो शायद प्रोडक्शन हब था और हमें काम करने की इच्छा थी एज ए रिपोर्टर, एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट। तो हमने उनसे अनुरोध किया अपने एम्प्लॉयर से कि हमें भारत भेजा जाए एज ए ऑन ए रिपोर्टिंग असाइनमेंट। तब हमारी पोस्टिंग दिल्ली ब्यूरो में हुई एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट और तब से लेके सिलसिला जारी है। जी सर, आपने 2002 के दंगे कवर किए हैं। आपकी एक स्टोरी है जो बहुत फेमस हुई थी क्योंकि आपने उसके बारे में लिखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं ना कहीं वो कहानी उतनी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें उस स्टोरी के बारे में, उस स्टोरी को एक बार हमारे दर्शकों के सामने शेयर करें प्लीज़। अमित, आप कह रहे हैं तो हम ज़रूर आपका अनुरोध पूरा करेंगे, लेकिन दिल से अ, वो बात, उसको याद करना बहुत सुखद अनुभव नहीं है। जी। और कई बार कई ऐसे मौके आते हैं जब लोग कहते हैं कि उसको नरेट किया जाए। वो उस वक्त की बात दूसरी थी। उस वक्त आप नए नए गए थे, लेकिन अब खासा समय बीत चुका है, बहुत पानी बीत चुका है, गुज़र चुका है, यमुना में भी और साबरमती में भी। और हमारा मानना है कि चीज़ों को भूलना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए और लाइफ मूव्स ऑन। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा याद करते हैं।
ये शायद बात है 2002 की। बजट पेश होने वाला था, उससे एक दिन पहले अचानक खबर आई कि वहाँ अहमदाबाद के पास एक ट्रेन में कुछ लोगों को जला दिया गया है। और हमारी एडिटर होती थी सीमा चिश्ती, उस दिन मैं छुट्टी पर था, मेरा वीकली ऑफ था और शायद कोई अवेलेबल नहीं था ब्यूरो में इतनी शॉर्ट नोटिस पे जाने के लिए। और चूँकि मेरा वो वीकली ऑफ था तो मुझसे कहा गया कि क्या हम अहमदाबाद जाके गोधरा जा सकते हैं उस इंसिडेंट को कवर करने के लिए। तो मैं तुरंत निकला अपने घर से और लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते वहाँ पर अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति करज़ाई आए हुए थे, उनका मोटरकेड जा रहा था, उसकी वजह से वो रास्ता रोक दिया गया। और जब तक मैं एयरपोर्ट पहुँचा वो फ़्लाइट उड़ चुकी थी। तो मैं उस दिन नहीं जा पाया जिस दिन ये घटना हुई, और हमें अगले दिन का टिकट मिला सुबह 5 बजे का। और हम अहमदाबाद पहुँचे, वहाँ होटल में अपना सामान रखा और हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा, बहुत पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं गुजरात में इस समय। वो मेरे क्लासमेट थे, तो मैंने उनका सहयोग लिया। तो उन्होंने उनके सहयोग की वजह से एक कार हमें मिली और ये तय हुआ कि तुरंत गोधरा के लिए निकला जाए। उस समय 9:30 बजे होंगे और ये ज़रूर उन्होंने वार्न किया हमें कि स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आप हमारा रेफरेंस दे के जा सकते हैं, अगर कोई बीच में रोके तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हम शुरू हुए अहमदाबाद से और थोड़ी देर अहमदाबाद निकलते निकलते वातावरण ऐसा लगने लगा कि ख़राब है, लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी और लोग नारे लगाते हुए दिखाई दिए। फिर भी इस तरह के अनुभव बहुत पहले हुए थे, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। लेकिन अहमदाबाद से थोड़ा बाहर निकले होंगे तो ये देखते हैं कि सामने सड़क पर एक जो मोटे मोटे लकड़ी के पट्टे होते हैं, उससे सड़क ब्लॉक की हुई थी। किसी तरह से उन लोगों को मनाते हुए हम लोग आगे निकले। लेकिन एक जगह, वो जगह मुझे याद नहीं आ रही है कौन सी वो जगह थी, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा व्यवधान था और बिल्कुल सड़क उन्होंने ब्लॉक की हुई थी और बहुत सारे लोग, हुलिगन्स जिनको हम कहेंगे, ऑरेंज बंधना अपने सर पर बांधे हुए, नारे लगाते हुए वो हर कार को रोक रहे थे और उनसे पूछ रहे थे उनका नाम, और अगर वो संतुष्ट नहीं होते थे तो उनसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए या आइडेंटिफिकेशन दिखाने के लिए कहा जाता था। तो ये जब मैंने देखा तो मैं बहुत विचलित हुआ। मैंने कहा कि ये तो मुश्किल हो जाएगी, अगर हमने अपना सही नाम बताया तो दिक्कत आ सकती है। बहरहाल जब वो आए हमारे पास, हमारी कार में उन्होंने दरवाज़ा खोला और बहुत ही, जिसे कहते हैं, रूड ढंग से उन्होंने हमारा नाम पूछा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, थोड़े इलिटरेट है उनकी। तो मैंने बहुत ही बगैर कोई घबराहट दिखाए बिना अपनी तरफ से, घबरा मैं ज़रूर रहा था लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट दिखूं, और मैंने अपना आई कार्ड निकाल कर जो व्यक्ति सबसे आगे था उसके बिल्कुल नाक पर चिपका दिया, जानबूझकर कि वो शायद उसको देख ना पाए, और मेरे उसको पेश करने के ढंग से शायद उसे लगा कि हम लोग नाम पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, तो उन्होंने हमें आगे जाने दिया। तो किसी तरह वहाँ से आगे होकर निकले, गोधरा पहुँचे। वहाँ पर हमने
उस जगह पर गए जहाँ पर उस ट्रेन को जलाया गया था। एक भी आदमी बिल्कुल नहीं था वहाँ पे, कुछ सन्नाटा था। हम लोग कुछ भी कर सकते थे। पुलिस के 3 या 4 लोग खड़े हुए थे। और उस ज़माने में क्योंकि हम ऑनलाइन के लिए काम नहीं कर रहे थे, वेब के लिए काम नहीं कर रहे थे, इसलिए तस्वीर लेने का कोई सवाल ही नहीं होता था। और इंटरव्यू किसी से कर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। तो बहरहाल वो उसका जायज़ा लेके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिले। उन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि आप इतनी इस मुश्किल समय में यहाँ कैसे आए हैं। और फिर उन्होंने मेरा प्रोग्राम पूछा। मैंने कहा मैं यहाँ 2 दिन रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप फ़ौरन यहाँ से वापस जाइए, आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा यहाँ पर रुकना। और एक चीज़ और आपको और बता दें कि उस दिन पूरा गुजरात में बंद था, सारी दुकानें बंद थीं, कोई भी काम नहीं हो रहा था, सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। तो हमने तुरंत उनके इंटरव्यू के बाद वापस अहमदाबाद जाने की तैयारी की। और अहमदाबाद जब हम लोग चले गोधरा से थोड़ी दूर पास, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ आग लगाए जाने के निशान और धुआं निकल रहा था, लोग बदहवास भाग रहे थे। तो अभी मुश्किल से 10 या 12 किलोमीटर चले होंगे कि हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। और ये इत्तेफाक की बात थी कि हमारे ड्राइवर के पास स्टेपनी नहीं थी और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उस कार को उसको रिपेयर कराया जाए और तब आगे बढ़ा जाए। तो ड्राइवर ने मुझको खड़ा किया और वो पहिया कार का निकाल कर वो उसका पंक्चर बनवाने चला गया, क्योंकि आसपास लोग थे ही नहीं, सारी दुकानें बंद थी। किसी तरह उसने एक स्कूटर वाले को रोका और उसके साथ। तो उस वक्त कार में मैं अकेला था और तभी मैंने पीछे से देखा कि करीब 50 लोगों का एक झुंड चला आ रहा है और वो मेरी कार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जाहिर था, हमने अंदाज़ा लगाया कि वो नाम पूछेंगे और अगर हम अपना सही नाम बताएंगे तो उसमें मुश्किल हो सकती है। और जितने भी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें थीं वो हमने धीरे धीरे, क्योंकि वक्त था, हमें ऐसा लग रहा था कि 5-10 मिनट उन्हें लगेंगे हमारे पास पहुंचने में, उसको हमने अपने कार के कारपेट में छुपाया। हमारा आइडेंटिटी कार्ड और भी बहुत सी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड जितने थे। एक चीज़ मैंने बस ऊपर सामने रखी, वो मेरी वाइफ का क्रेडिट कार्ड था जो 2 दिन पहले ही हमारे पते पर भेजा गया था और उनका नाम था रितु राजपूत। तो उस कार्ड को मैंने अपने ऊपर सबसे ऊपर रखा और जैसे ही थोड़ी देर में चारों तरफ से उन्होंने कार को घेर लिया। और इस बार कोई चांस नहीं था। उस बार तो हमने उनके मुंह पर आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया था। इस बार कोई चांस नहीं था। और पीछे 1-2 कारें और खड़ी हुई थी और मैं देख रहा था कि वहाँ भी उन्होंने इस तरह की लोगों से पूछा और शायद उनमें से कोई व्यक्ति मुसलमान रहा होगा, क्योंकि मैंने अपनी आँख सामने जो मिरर होता है शीशे से, उससे देखा कि उसको छुरे से मारने की कोशिश की जा रही है। और तब एकदम से लगा कि मामला बहुत ही गंभीर है। वो आए मेरे पास और बहुत ही रफ जिसे कहते हैं उन्होंने व्यवहार किया। मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना वो जो मेरी वाइफ का क्रेडिट कार्ड था उसको उनके सामने दिखाया। और वो लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे और जब उन्होंने उस क्रेडिट कार्ड को देखा तो उस पर ऋतु लिखा हुआ था, लेकिन उनमें से एक पता नहीं कौन था, उसने एकदम से कहा, बिल्कुल
ये बस ये लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला, अगला 1 या 2 मिनट शायद जीवन के आखिरी 2 मिनट होंगे, क्योंकि वो मैं देख चुका था कि पीछे वाली कार के व्यक्ति का क्या हश्र हुआ था, और वो एक तरह से इंटरोगेट कर रहे थे, बहुत बहुत रफ थे, धक्का मुक्की भी हो रही थी, और मेरा टेप रिकॉर्डर ऑन था, उसको मैंने ऑन रखा था उस स्थिति में कि अगर बाद में या कोई एक सबूत रहे कि किस तरह से बातचीत हो रही है। तो उसमें से एक व्यक्ति ने, वो मुझे एक तरह से संजीवनी जैसी दिखाई दी कि उस व्यक्ति, जब मैंने सुना, वो कहता है अपने साथी से, छोड़ो, ऋतिक नाम है इसका, जाने दो। उसने ऋतु को ऋतिक पढ़ा, और ये सुनना था कि उनका एकदम से व्यवहार बदल गया, और उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, नहीं साहब, आपके लिए नहीं, वो तो हम लोग तो दूसरे लोगों को ढूंढ रहे हैं, आप इत्मीनान से रहिए। और इस तरह से वो क्लोज शेव, पूरी तरह से पसीने में तरबतर था, मेरे अगल बगल कोई भी नहीं था, ड्राइवर मेरा जा चुका था, और वो लोग मुझे छोड़ के फिर आगे वाली कार की तरफ बढ़े। तो ये एक एक्सपीरियंस था जिसको कि लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि कोई दुनिया ने बहुत आगे बढ़ी है। हमें ये सब चीज़ें भूलकर हमेशा पॉजिटिव अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि दिल में एक जगह कोई प्रेजुडिस, कोई चीज़ रखी हो। इस तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। इसको कभी भी दिल से हमेशा के लिए लगा कर नहीं रखना चाहिए। भारत में इस तरह के लोग हैं, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत व्यापक है, जिनके मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है, और इसीलिए शायद भारत प्रगति पर है।